नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जिसमें हम खबरों की खबर लेते हैं, खबर A to Z आप तक पहुंचाते हैं। तो आज कौन सी बड़ी खबरें हैं और उनके पीछे की असल खबर क्या है, शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। सबसे पहले बात एक सबसे बड़े ऐलान की। आज त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा और एक सभा थी, जिसमें मंच के ऊपर मौजूद थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की तारीख की घोषणा इसी मंच से उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 यानी अगले साल की पहली तारीख तैयार हो जाए। उन्होंने लोगों से टिकट बुक कराने के लिए कहा है। अमित शाह ने कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष मैं था और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वे चुनाव के माहौल में रोजाना पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। तो अब राहुल बाबा कान खोलकर सुन लें, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर आपको तैयार मिलेगा। सिर्फ राम मंदिर नहीं, बल्कि 1-2 साल रुक जाइए, त्रिपुर सुंदरी का मंदिर भी ऐसा ही भव्य बनेगा जो पूरे विश्व में अनूठा होगा, लोग देखने आएंगे। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बनाया, महाकाल कॉरिडोर का निर्माण हो चुका, सोमनाथ और अंबाजी का मंदिर सोने का हो रहा है, मां विंध्यवासिनी का मंदिर नया बन रहा है। एक के बाद एक उन्होंने वो श्रृंखला गिनाई जिस पर केंद्र सरकार ने, उनके प्रोजेक्ट्स ने और उनकी राज्य सरकारों ने काम किया। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और ये राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। तो आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुना। भारतीय जनता पार्टी के आज की तारीख के कैसे पिलर हैं अमित शाह, जो कुछ भी कहते हैं, पार्टी की रीति नीति से लेकर देश भर में उसका असर पड़ता है। राम मंदिर का निर्माण कब तक पूरा होगा ये उन्होंने घोषित कर दिया। साल 2024 और महीना जनवरी, तारीख पहली, क्या है इसके मायने, जरा इसको भी समझते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत है, दरअसल वो राम के नाम के सहारे, राम मंदिर की पॉलिटिक्स के सहारे यहां तक एक बड़े अंश के तौर पर पहुंच पाई। इसमें कोई गलत बात नहीं। सियासत में टाइमिंग का भी बड़ा खेल होता है। जो इसे समझ गया, उसके मुताबिक चल गया, उसका फायदा भी तय देखा है, इसका इतिहास रहा है। तो क्या इसे आप संयोग मात्र कहेंगे कि जनवरी 24 में राम मंदिर बनकर तैयार होगा और ठीक महीने 2 महीने बाद केंद्रीय चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित करेगा? साफ है, मंदिर निर्माण की टाइमिंग भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। अभी मंदिर को तैयार होने में 1 साल का वक्त बचा है और अभी से बीजेपी 2024 का एजेंडा सेट करती दिख रही है। आज अमित शाह का बयान ये बात साफ करता है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी राम मंदिर निर्माण को अपनी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर के ऊपर स्टैब्लिश करेगी। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए हमेशा उसके सपोर्ट में, उसके फायदे में ही दिखा है। अब देखना यह कि कांग्रेस और बाकी के विपक्षी दल बीजेपी के मंदिर कार्ड की काट किस अंदाज में ढूंढ पाते हैं। चलिए, तो ये अब थोड़ा सा भविष्य के घर में है कि इस पर काट कैसे ढूंढते हैं, लेकिन यह तय हो गया कि अगले साल की 1 जनवरी को मंदिर तैयार होगा और लोगों को टिकट बुक करा लेना चाहिए। वैसे एक और मसला है जिस पर सारे देश की नजरें हैं और यह भी आस्था से, पवित्रता से, लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। झारखंड के पारसनाथ स्थित जैन तीर्थ स्थल समेत शिखर जी पर पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटी पर अब रोक लग गई। केंद्र सरकार ने गुरुवार को 3 साल पहले जारी अपना आदेश वापस ले लिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को जारी नोटिफिकेशन में सभी पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटी पर रोक लगाने के निर्देश आ चुके हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एक निगरानी समिति बनाई है। दरअसल केंद्र सरकार ने 2019 के नोटिफिकेशन में पारसनाथ पर्वत क्षेत्र के प्राकृतिक और पर्यावरण क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था
और इसके बाद झारखंड सरकार एक संकल्प पत्र जारी करते हुए जिला प्रशासन की अनुशंसा पर इसे पर्यटन स्थल के तौर पर डेवलप करने की तैयारी कर रही थी। इसका जैन समाज ने मुखर विरोध किया। पूरे देश में कड़ी तीखी प्रतिक्रिया जैन समाज के आंदोलन के तौर पर दिखी। यहां तक कि एक जैन मुनीषी ने विरोध में अपने प्राण तक त्याग दिए। अब रोक इस पर लग चुकी है। जाहिर है प्रशासन, प्रदेश और देश की सरकार को यह बात अच्छी तरह समझ में आई कि मुद्दा कितना गंभीर, संवेदनशील और भावनात्मक है। इसलिए इस पर कोई जल्दबाजी, भावना के विपरीत कोई काम ठीक नहीं। चलिए, जैनियों ने एक तरह से एक संघर्ष को जीता है। अब सवाल ये उठता है कि नए नोटिफिकेशन से समेत शिखर क्षेत्र में क्या बदलाव होंगे। डिकोड करते हैं इसे। पारसनाथ पर्वत पर शराब, ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर बैन लगा। पूरी तरीके से इस पर अमल होगा। तेज संगीत या लाउड स्पीकर बजाने पर पूरी तरह से पाबंदी हो गई। पालतू जानवरों के साथ आने या अनाधिकृत कैंपिंग या ट्रैकिंग करने पर पूरी तरह रोक लग गई। मांसाहार खाद्य पदार्थों की बिक्री, इस्तेमाल पर वहां बैन लग गया। इसके अलावा उन सारी एक्टिविटीज पर भी रोक रहेगी जिनसे जल स्रोत, पौधे, चट्टान, गुफाएं, मंदिर परिसर या उसके दूर दूर तक का पहाड़ी क्षेत्र, इसे किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचता। तो भावना के अनुरूप यह फैसला लिया गया, भावना के अनुरूप इस कदम को उठाया गया। नुकसान होने से कितना बचा ये वक्त बताएगा। अगली खबर हम आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां साइंस कॉलेज मैदान पर एक चौपाटी बनाई जा रही है जिसका विरोध बीजेपी कर रही है। क्यों और किस वजह से, रिपोर्ट में देखें। ये बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के धरने की तस्वीर है। बीजेपी साइंस कॉलेज मैदान पर बन रही चौपाटी का विरोध कर रही है। ये धरना पूर्व मंत्री राजेश मूणत के नेतृत्व में दिया जा रहा है, जो अनिश्चित काल के लिए है। धरने के दूसरे दिन सांसद सुनील सोनी और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर भी पहुंचे। सांसद सुनील सोनी ने सवाल पूछा कि चौपाटी किस फंड से बनाई जा रही, क्या इसका लेआउट पास किया गया है। धरने के नाम पर पुलिस कह रही है कि ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो स्थायी बनेगा तो क्या रहेगा। तो और यहाँ पर अगर अवैध काम होगा उसका जिम्मेदार कौन है, तो ये मेरा प्रश्न है। धरने का नेतृत्व कर रहे पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि अवैध रूप से बन रही इस चौपाटी को जब तक हटाया नहीं जाएगा, उनका ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। लगातार ये चलेगा, धरना चलता रहेगा। कोर्ट में भी हम गए, यही नहीं अगर हुआ तो स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरुपयोग होने के जिन जिन अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है उनके खिलाफ में भी हम वाद दायर करूंगा मैं। कुल मिलाकर बीजेपी चौपाटी निर्माण पर मुखर होकर विरोध कर रही है। धरने के साथ साथ बीजेपी ने ईओडब्ल्यू और एसीबी से भी इसकी शिकायत की है। तो खबर आपने देख ली। साइंस कॉलेज मैदान पर चौपाटी का विरोध शुरू हो चुका है। ये तो हुआ बीजेपी का पक्ष। अब बारी कांग्रेस के पक्ष को भी समझने की, इसको भी जरा डिकोड करने की। चलिए डिकोड करते हैं। रायपुर में साइंस कॉलेज ग्राउंड पर यूथ हब और चौपाटी बनाई जा रही है। भाजपा सरकार के वक्त पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे राजेश मूणत इस बात का विरोध करते हुए अनिश्चितकाल के धरने पर बैठ गए। मूणत ने साइंस कॉलेज के पास धरना देना शुरू कर दिया। जैसा आपने देखा, इस विरोध प्रदर्शन का जवाब खुद निगम महापौर एजाज ढेबर ने दिया। ढेबर के मुताबिक चौपाटी का प्रस्ताव बना ही भाजपा के वक्त में था। ग्राउंड के पास यूथ हब और चौपाटी का प्रस्ताव 8/6/2018 यानी 8 जून 2018 को लाया गया था। तब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। राजेश मूणत खुद मंत्री थे विभाग के। सवाल उठता है कि 2018 में प्रस्तावित प्रोजेक्ट आज 2023 में केवल विपक्ष में आ जाने से कैसे विवादित हो गया। कांग्रेस के इस सवाल का फिलहाल बीजेपी से जवाब मांगा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर फिलहाल केवल विरोध की तस्वीरें दिख रही हैं। क्या इस पर जवाब आएगा या पलटवार करने में कुछ ऐसे तथ्य बीजेपी सामने रखेगी जिसका जवाब कांग्रेस को देना हो, ये देखेंगे। एक और अहम खबर, मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच में एक सीक्रेट सीडी से सियासी गलियारे का तापमान काफी बढ़ा हुआ है। नेताओं के तेवर इस पर दिन ब दिन तल्ख हो रहे हैं। जुबान से हमले काफी निजी होते जा रहे हैं। देखें। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बीजेपी आरएसएस नेताओं की सीक्रेट सीडी उनके पास होने का दावा किया। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पहले तो सीडी सार्वजनिक करने का चैलेंज दिया और फिर औकात पर भी सवाल उठा दी। बाद में मर्यादा का पाठ भी पढ़ा है। अब सीनियर नेता गोविंद सिंह ने वीडी शर्मा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मैंने आमंत्रित किया है, जिस दिन आएंगे
हमारे निवास पे हमको माला पहनाएंगे, स्वागत करेंगे और सीढ़ी दिखा देंगे। औकात बताई थी तो मैंने बता दिया, औकात तो आपकी है सत्ता में दबाव डाल के गैर कानूनी अपने परिवार के लोगों को, ससुर को, परिवार के सदस्यों को अच्छे पदों पर बैठा कर लूट करवाएं। गोविंद सिंह का साथ देने पीसीसी चीफ कमलनाथ भी मैदान में उतर आए। कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने सीक्रेट सीडी देखी है, लेकिन इसे सार्वजनिक करने पर प्रदेश की ही बदनामी होगी। इधर बीजेपी इसे कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स करार दे रही है। सीडी मैंने भी देखी थी और इसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। उनकी 15 साल पुरानी की बात थी, 15 साल से उनकी सरकार चल रही थी, तो इसकी जांच चल रही थी। इतना ध्यान जितना इस सीडी पे दे रही है कांग्रेस पार्टी, अगर इतना विधायकों पे दे लिया होता तो गिरती काहे को सरकार। बहरहाल जनता के मन में एक सवाल कौंध रहा है कि वार पलटवार की इस पॉलिटिक्स के बीच नेता प्रतिपक्ष की सीएम और एचएम से मुलाकात में आखिर बात क्या हुई होगी। अब जरा जनता के हित की भी बात देखें आप। 26 जनवरी को सारी दुनिया की नजरें दिल्ली के राजपथ पर होती हैं। वजह है देश का गौरव, देश का शौर्य, देश का समृद्धि, संस्कृति, सब कुछ वहां परेड में दिखता है। लेकिन अब की बार 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर जो परेड होगी, इसमें छत्तीसगढ़ की कोई मौजूदगी, कोई झांकी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के झांकी का जो प्रस्ताव था उसे केंद्र सरकार ने अब तक मंजूरी नहीं दी। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री इसे राज्य के साथ उपेक्षा वाला भाव बता रहे हैं। 26 जनवरी आने वाली दिल्ली के राजपथ पर दुनिया के सामने देश की शक्ति और संस्कृति का एक बार फिर प्रदर्शन होगा। देश के सभी राज्य प्रयास करते हैं कि परेड में राज्य की सबसे बेहतर छवि जाए। परेड में किसी भी झांकी के शामिल होने की एक प्रक्रिया होती है, जिसके तहत हर राज्य को परेड में शामिल होने के लिए झांकी की थीम प्रविष्टि भेजनी पड़ती है। इस साल भी छत्तीसगढ़ ने अपनी एंट्री भेजी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ ने मिलेट मिशन पर आधारित झांकी का प्रस्ताव भेजा, जिसका चयन नहीं हो पाया। इस बात से छत्तीसगढ़ सरकार निराश है। मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ फिर भेदभाव किया है। ये हमारे लिए बहुत निराशाजनक बात है। अपात्र किए हैं या निरस्त किए हैं, अवसर नहीं दिए हैं, उनकी मानसिकता दर्शाता है किस प्रकार से पक्षपात लोग कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन की खुद प्रधानमंत्री मोदी तारीफ कर चुके हैं। बुधवार को ही सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा सदस्यों के लिए विधानसभा में मिलेट लंच का आयोजन भी किया था। तो छत्तीसगढ़ के ने हमारी झांकी को दिल्ली से नकारा गया, जिसको प्रदेश सरकार निराशाजनक मानती है। वैसे ये उनका अधिकार है, उनका अपना क्राइटेरिया, लेकिन सवाल उठता है आखिर परेड में किसी राज्य की झांकी के शामिल होने की प्रक्रिया क्या है, जिस प्रक्रिया से आज झटका प्रदेश के लोगों को लगा, सरकार को लगा। दरअसल एक एक्सपर्ट कमेटी होती है जो झांकियों का सिलेक्शन करती है। एक्सपर्ट कमेटी रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। कमेटी में आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, कोरियोग्राफी के क्षेत्र के बड़े प्रतिष्ठित लोग देश भर से शामिल होते हैं। झांकियों का उनके विषय, डिजाइन, उनके विजुअल इम्पैक्ट के आधार के ऊपर पूरी तरह से परीक्षण किया जाता है, हर पहलू देखा जाता है और उसके बाद अपनी सिफारिश डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजी जाती है। इसके बाद में फाइनल चयन के लिए एक्सपर्ट कमेटी विभिन्न आधार पर झांकियों के 3D मॉडल की जांच परख करती है। सिलेक्शन प्रक्रिया आमतौर पर 6 से 7 राउंड की बैठक के बाद पूरी हो पाती है और इस दौरान हर स्टेज पर कुछ प्रस्तावों को खारिज किया जाता है, जबकि कुछ को शॉर्टलिस्ट करके आगे बढ़ाया जाता है। तो जैसा सरकार ने कहा कि थोड़ी सी निराशा है कि अब की बार जिस अंदाज में हम अपने प्रदेश की झांकी को वहां दिखाना चाहते थे, वो अवसर प्रदेश के पास नहीं है। इधर ग्वालियर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जो कुछ कहते हैं, करते हैं, जो उनका अंदाज है, उनको सुर्खियों में ले आता है और अब की बार उनका अपना दर्द एक बड़े ही अलग अंदाज में सामने आया। उन्होंने निगम के अफसर पर जिस अंदाज में गांधीगिरी करते हुए उसे काम करने के लिए कहा, ये काबिल तारीफ भी है और लोगों की भी चर्चा का विषय। दरअसल वो एक अफसर के आगे विनती करके हाथ जोड़ते हुए दिखते हैं कि अधिकारी जी, अमृत लाइन की वजह से मैं बेहद परेशान हूं और आप इसे ठीक कर दें। कम से कम लोगों की बात नहीं मान रहे तो मैं आपको माला पहनाता हूं, इस माला की लाज तो रख लें। दिखाते हैं आपको। इसलिए करूंगा कि अमृत लाइन की वजह से मैं बेहद परेशान हूं और मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों को इससे तकलीफ दे बात कुछ नहीं। बस
आप देखिए, एक तो लाइनों का आप जाइए गणे वाली सड़क पर सही मिलान हो जाए, नंबर 1। वो पानी रोड पे अभी भी घरों में भर रहा है। नंबर 2, वो काम हो जाए। आप मुझे नहीं पता, मैं तो आपका ये स्वागत कर रहा हूँ, नहीं मैं कर रहा हूँ। और ये माला का आप ख्याल रखिएगा, ये बस मेरी आपसे विनती है। और मुझे कुछ नहीं करना। दूसरा, इस गली में लाइन नहीं है, आप लाइन करना काम चालू करें। और ये आप कब दे रहे हैं इसका नोटिस कब मिल रहा है इसका, जिससे ये रोड का आम इधर आ जाओ आप, जिससे हनुमान चौराहे से कटी घाटी तक रोड का काम करें। तो मंत्री जी का अंदाज ही निराला, जैसे हमने कहा, कभी गटर में उतर जाते सफाई करने के लिए, कभी पोल पर चढ़ जाते लाइट ठीक करने के लिए, कभी अपनी चप्पलें त्याग देते हैं सड़क बनवाने के लिए, तो कभी उसी चप्पल के वक्त पर या वक्त से पहले पहन लेने को लेकर भी सुर्खियों में आते हैं। आज वो हाथ जोड़कर जिस तकलीफ को बयां करते हैं, दरअसल वो सबकी तकलीफ, आम इंसान की तकलीफ है कि काम न होने पर लोग अधिकारियों के सामने किस कदर गिड़गिड़ाते हैं। अब देखते हैं कि वाकई उनकी माला की लाज अधिकारी रखते हैं या अभी भी केवल ये खबर है और फिर बाद में सब भूल जाएंगे। मध्य प्रदेश में दरअसल इस समय ठंड और कोरोना दोनों से टेंशन थोड़ी सी बड़ी है। मामला यह भी सेहत से जुड़ा है, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 778 लोगों ने टेस्ट करवाया। बीते 24 घंटे में केवल 2 नए संक्रमित मरीज मिले। फिलहाल प्रदेश में 3 एक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमण दर भी 1% के आधे पर भी नहीं है। कोरोना के 2 प्रकरण संपूर्ण प्रदेश में आए हैं। ठीक होकर 2 लोग ही हैं। 3 एक्टिव केस कोरोना के रह गए हैं। इधर कोविड के बढ़ते मामलों का हवाला देकर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर प्रवासी भारतीय सम्मेलन रद्द करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को एक पत्र लिखा है और ये प्रवासी बाहर से आएंगे तो कोरोना फैलने के चांसेस रहेंगे, तो या तो स्थगित करें। कोरोना की नई लहर की आहट के बीच मध्य प्रदेश में वैक्सीन का टूटा भी बना है। इंदौर में 30,000 कोविशील्ड वैक्सीन की डिमांड है। इधर ग्वालियर संभाग के 8 जिलों के लिए कोविशील्ड के 17,000 डोज दिए जा रहे हैं। कहने का अर्थ है कि कोरोना का संकट दुनिया के पड़ोसी मुल्कों को देखकर ये तो तय है कि संकट अब भी है। सरकार और जनता को इस समय क्या करना चाहिए ये सबको पता भी है, लेकिन जो परिस्थितियां इनको हम डिकोड कर रहे हैं आज, हमने पिछली कई बार से सबक लेना चाहिए, ऐसा कई बार देखा है, महसूस किया है। कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक बताया जाता है, तेजी से स्प्रेड होता है, पहले से ज्यादा सतर्क और तैयारी की आवश्यकता है, सब मानते हैं। सरकार को वैक्सीन के पहले से पुख्ता प्रबंध करने चाहिए। लोगों को भी सारे बहाने छोड़कर उनके कंप्लीट डोज को लेना चाहिए। ऑक्सीजन प्लांट्स को रेडी टू यूज इस कंडीशन में तैयार रखें। अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर उसे फिर चेक करें, केवल रस्म निभाने के लिए नहीं। विदेश से आने वाले हर व्यक्ति मेहमान की मुकम्मल जांच होनी चाहिए, बिना किसी राजनीति के। कोविड गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य तौर पर कराना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। आम जनता को स्वस्फूर्त सावधानी बरतना, सैनिटाइजर, मास्किंग और डिस्टेंसिंग का जो ख्याल हम पहले रखते आए हैं, बिना किसी और के टोके इसे कर लेना चाहिए। बेहतर है कि संकट आने पर हम घबराएं, आज संकट से पहले समझ जाएं। चलिए अब देखते हैं कि इस पूरे मसले पर जिस अंदाज में तैयारी सरकार कर रही है और जिस अंदाज में हम सब इसके लिए तैयार बताते हैं, इसका कितना कम से कम असर देश पर होता है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ट्वीट करके ये जानकारी आज सबको दी कि वो जल्दी ही जिलों के दौरे पर जाएंगी, समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देश देंगी। इस पर बयानबाजी तेज हो गई। एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके बीते करीब 1 महीने से छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्र में हैं, क्योंकि राज्यपाल ने आरक्षण संशोधन विधेयक पर अब तक हस्ताक्षर नहीं किए। इस वजह से राज्यपाल सरकार और कांग्रेस के निशाने पर हैं। आज राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वो जल्दी जिलों का दौरा कर समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देश देंगी। इस पर मंत्री कवासी लखमा ने दौरों का समर्थन करते हुए राज्यपाल पर निशाना साधा। लखमा का कहना है कि राज्यपाल का अधिकार है, वो कहीं भी जा सकती है। माननीय राज्यपाल महोदय को बस्तर में दौरा करे, सरगुजा चरा करे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन वो जब बड़ा रोना फंसा हुआ है उनको मदद करे और स्वागत होगा। लखमा ने मौका मिलते ही आरक्षण संशोधन विधेयक के बहाने एक बार फिर राज्यपाल पर निशाना साधा। राज्यपाल का विवेक है,
जिला का दौरा कर दे, प्रदेश का जरा करे, मैं रुकने वाला कौन? असली गलती है भारतीय जनता पार्टी। कुल मिलाकर आरक्षण विधेयक छत्तीसगढ़ की राजनीति का हॉट टॉपिक बना हुआ है। देखना होगा कि राजभवन वर्सेस सरकार की तनातनी कब खत्म होती है। अब तो आम जनता भी मानती कि पक्ष विपक्ष तक तो ठीक था, बीजेपी कांग्रेस तक तो ठीक था, लेकिन इसमें संवैधानिक पद, संवैधानिक संस्थाएं, इनके किसी भी तरीके से राजनीतिक आरोपों या इन पर आरोपों से बचना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये मामला यहीं थमता नहीं दिखता। अब आगे समाधान मिलता है इन दौरों से या टकराव दिखता है, इस पर एक प्रश्न लोगों के जहन में छूटा हुआ है। आज के न्यूज डिकोड में इतना ही। कल फिर दिन की बड़ी खबरों को डिकोड करने इसी मंच पर आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।